आज हम लोग एल्कली मेटल का रिवीजन करेंगे और एल्कली मेटल जो हम लोग रिवाइज करेंगे वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली बेस्ड होगा एनसीईआरटी पे। इसलिए आप लोग एनसीईआरटी को ओपन कर लो और हमारे साथ एक एक लाइन देखते चलो। तो सबसे पहले जहाँ यूनिट 10 की शुरुआत हो रही है, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट की हेडिंग पड़ी हुई है, वहाँ पर पहले पैराग्राफ में हमें 2 पॉइंट पढ़ने हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि जो फर्स्ट ए ग्रुप हो और चाहे सेकेंड ए ग्रुप हो, इसको जो हम लोग बोला करते हैं एल्कली मेटल, एल्कली मेटल बोलते हैं इसको, और इसको जो बोला करते हैं वो बोला करते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो ये एल्कलाइन नेचर की होती है, एल्कली नेचर की होती है, इसलिए यहाँ पर टर्म यूज किए जाते हैं। लेकिन कैसे होती है तो इसको इन्होंने बताया है कि जो इसके मेंबर हों, अगर इनको हम लोग क्या करें, पानी में डाल दें तो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं MOS टाइप का। इसी तरह से अगर इनकी बात करते हैं तो ये भी क्या करते हैं, चाहे यहाँ पर बेरिलियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, कोई भी हो, इनको अगर हम पानी में डाल देते हैं तो ये भी अपने क्या बना लेते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, या हम लोग MOH का होल ट्वाइस टाइप के हाइड्रोक्साइड को बना लेता है। तो ये जो हाइड्रोक्साइड होता है ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। जब बेसिक होगा यानी कि ये भी बेसिक होगा तो इसका मतलब कैसा हो गया, एल्केलाइन हो गया। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इनके मेंबर कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, इसलिए इनको एल्कली या एल्केलाइन टर्म यूज करते हैं। फिर आगे एक लाइन इसी में और पढ़नी है जहाँ पर ये दिया गया है कि जो एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल में हमने बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब पढ़ा था। तो इनमें जो बेरिलियम होता है उसको हम लोग एल्केलाइन अर्थ मेटल में नहीं लेते हैं। उसका कारण क्या है कि जो बेरिलियम है वो एम्फोटेरिक इन नेचर का है। क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर का है। और यहाँ पर सारे के सारे जो मेटल लिए गए हैं वो कैसे होने चाहिए, एल्केलाइन होने चाहिए, यानी बेसिक होने चाहिए। ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक। इस नेचर के कारण इसको हम लोग इसमें नहीं लेते। अब आगे आ जाते हैं अगले पैराग्राफ में। कुछ बातें हमें पढ़नी है कि सोडियम पोटेशियम जो हुआ करता है, सोडियम पोटेशियम हुआ करता है वो बहुत ज़्यादा एबंडेंट होता है। फिर दूसरा जो फ्रांसियम हुआ करता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 21 मिनट होती है। अब आगे अगले पेज में हम लोग आ जाते हैं, वहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में चर्चा किया गया है। तो डायगोनल रिलेशनशिप तब शो हो पाता है जब 2 कैरेक्टर पाए जाते हैं। पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए, किसमें, सिमिलरिटी होनी चाहिए आयनिक साइज में, किसमें होनी चाहिए सिमिलरिटी, आयनिक साइज में। दूसरा क्या होना चाहिए, चार्ज अपान रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखते हैं चार्ज रेडियस रेशियो में अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट ए की बात करते हैं, सेकेंड ए की बात करते हैं, थर्ड ए की बात करते हैं, इनके मेंबर को लेते हैं तो यहाँ पर लिथियम होता है, फिर यहाँ सोडियम होता है, 2 मेंबर को लेना होता है, यहाँ पर बेरिलियम होता है तो यहाँ मैग्नीशियम होता है। अगर हम इधर की बात करते हैं तो इधर बोरान और एल्युमिनियम होता है। तो हमने बताया कि ये जो मेंबर होते हैं ये डायगोनल, एक्चुअली डायगोनली लाइन खींचने पर मिलते हैं, इसलिए बोला जाता है कि जो ये मेंबर हैं ये आपस में क्या शो करेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप को शो करेंगे। और इस डायगोनल रिलेशनशिप के कारण इनका जो कैरेक्टर है, इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होने लगती हैं, सिमिलर होने लगती हैं। तो हमें पता चल गया डायगोनल रिलेशनशिप। अब आ जाते हैं, हेडिंग पड़ी हुई है ग्रुप 1 एलिमेंट एल्कली मेटल की, तो उसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात है जो लाइन लिखी गई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लास्ट लाइन लिखी गई है, वहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो एक बात उन्होंने बोली है कि कभी भी ये फ्री स्टेट में नेचर नहीं पाई जाती है। क्योंकि एक्चुअली जो मेटल हुआ करती है, अगर फर्स्ट ए है तो वो EM+ में रहती है, और जो सेकेंड ए ग्रुप होती है वो तुरंत EM+2 में, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप अपने स्टेबल फॉर्म में आ जाती है। यानी कि ये क्या करेगी, किसी न किसी क्लोराइड के साथ या किसी न किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ करके तुरंत क्या बना लेगी, आयनिक कंपाउंड बना लेगी। इसलिए कभी भी आयन के रूप में नहीं पाई जाएगी फ्री स्टेट में, नेचर में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़े हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। एटॉमिक एंड आयनिक साइज की बात करते हैं। देखो जनरली एक बात बता दें, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो ट्रेंड होता है ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा साइज बढ़ता है। एक जगह केवल एक्सेप्शन है, थर्ड ग्रुप में हमने जब बोला था कि यहाँ पर ट्रिक बताते हैं हम लोग, बैगन आलू गाजर
है ना, ई वाली ट्रिक बताते हैं। तो हमने बोला है यहाँ पर कि आलू ज़्यादा फूल जाता है, यानी कि इसका साइज़ बढ़ जाता है। ये नीट में आ चुका है। बाकी हर जगह जो ट्रेंड चलेगा वो नीचे जाने पर साइज़ हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ने से साइज़ बढ़ेगा। तो ये हम लोग को क्या करें, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज के बारे में यही याद करना है। अब आ जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल, एक पहले ये सेकेंड पीरियड का मान लो मेंबर है, तो यहाँ पर 2 सेल होंगी। थर्ड पीरियड के मेंबर होगा तो 3 सेल होंगी। अगर ये हम लोग लिथियम ले लेते हैं, फिर इसका सोडियम लेते हैं, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती चली जाएगी। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है, यानी बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होने लगा, कम होने लगेगा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को इजीली होता है निकालने में, जितना नीचे अगर इसके कंपेयर करते हैं, इसका अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा है तो इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ये बोलते हैं कि इसको आयनाइज कराना मुश्किल है, यानी कि इसको आयनाइज कराने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसलिए नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी, आयनाइज कराना ईजी होता चला जाएगा, एनर्जी कम लगेगी। इसलिए नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा घटती चली जाती है। क्लियर हो गया। फिर आगे आ जाते हैं। अगर हेडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी दिया है। हाइड्रेशन एंथैल्पी की कहानी पे हम लोग देखते हैं तो सबसे अच्छी कहानी ये है इसमें कि जो लिथियम है उसका आयनिक कंडीशन पे, यानी कि एक्वस कंडीशन पे ये क्या करेगा, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएगा। यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लिथियम की होगी। ये क्या करेगा, इसका एक्वस कंडीशन पे जब ये हाइड्रेट ज़्यादा हो जाएगा, अपने चारों तरफ पानी को ज़्यादा कवर करा लेगा, तो इसका मतलब इसका साइज क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। एक्वस कंडीशन में जब साइज ज़्यादा हो जाएगा तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये आयन अपना साइज बड़ा करके अपनी मोबिलिटी को, यानी कि जो मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। फिर जब मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि जब कोई आयन चल नहीं पाएगा, यानी कि कंडक्शन नहीं करा पाएगा, तो इसका लोग कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज कर जाएगी। तो कंडक्टिविटी भी क्या कर जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर ये कंडीशन को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो आ जाते हैं तो लिथियम की एक चीज़ यहाँ पर दी गई है लाइन कि जो लिथियम होता है उसका जो LiCl का साल्ट होता है वो 2S2O के रूप में हाइड्रेटेड होता है। हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे अभी हम लोग कुछ देर में पढ़ेंगे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम की ज़्यादा होती, इसी की वजह से लिथियम का जो रिड्यूसिंग नेचर है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली बात यह है कि जो एल्कली मेटल होती हैं वाइट कलर की होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और इनका जो लाइट वेट होता है, और इनका साइज एज कम्पेयर किसी पीरियड में क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। क्योंकि अगर हम पीरियड की बात करें, अगर मान लो इस सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, तो यहाँ पर आगे जाने पर साइज घटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर बढ़ेगा, तो यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और आपस में अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज छोटा होता चला जाएगा। इसलिए अपने पीरियड में ये सबसे बड़े साइज के होते हैं। ये लाइन वहाँ देख लो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। फिर इसके बाद क्या होता है, जब इनका साइज देखना है, साइज मोर होगा, तो इसका मतलब अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, m/v। अब जब साइज बड़ा है यानी वॉल्यूम बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बड़ा हुआ होगा, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए लो डेंसिटी के होते हैं कौन, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर। फिर आगे आ जाते हैं वहाँ पर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में एक आगे टेबल जस्ट अगले पेज में दी गई है, तो वहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा। जो 10.1 की टेबल दी गई है वहाँ पर डेंसिटी में देखना पड़ेगा कि जो डेंसिटी होती है वो नीचे जाने पर क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है ना, तो इंक्रीज करती है, लेकिन जो ऑर्डर है तो ऐसा है, सीजियम का सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद रुबिडियम का, फिर इसके बाद सोडियम का, फिर इसके बाद किसका, पोटेशियम का, फिर इसके बाद सबसे कम जो होता है वो लिथियम का होता है। ये किसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर आया है, डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। ये आपको ध्यान रखना है। नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर ये एक्सचेंज कर जाते हैं, बस हो गया, और कुछ नहीं याद करना आपको। चलो, फिर इसके बाद उस टेबल में अगर आप रहोगे तो एक बात को ध्यान दो, वहाँ पर ठीक से उसको एनालिसिस करो। तो देखो
यहाँ पर मेटेलिक रेडियस, फिर इसके बाद दूसरा आयनिक रेडियस, फिर इसके बाद डेंसिटी का जो ऑर्डर हमने अभी देखा। इनको अगर हम देखें तो नीचे जाने पर ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ज़्यादातर जनरली यही है, बस यहाँ पर जो डेंसिटी में एक्सेप्शन जो तो हमें देखना है वो सोडियम और पोटेशियम के बारे में देखना है। ये दो एलिमेंट में देखना है कि एक्सेप्शन है, बाकी हमें क्या करना है, नीचे जाने पर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अच्छा, बाकी का आर्डर थोड़ा देखेंगे तो सब नीचे जाने पर क्या करेगा, डिक्रीज करेंगे। जैसे अब देख लेते कौन कौन से। अगर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी की बात किए तो अभी हमने समझाया कि नीचे जाने पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, साइज बढ़ने की वजह से दूर हो जाएगा। फिर हाइड्रेशन इंथैल्पी की बात करो, बोलो यार हाइड्रेशन इंथैल्पी की बात करो, तो अभी हमने बताया कि जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो नीचे जाने पर क्या डिक्रीज कर रही है, और मैक्सिमम हाइड्रेशन इंथैल्पी किसकी है, लिथियम की है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो भी क्या करेगा, नीचे जाने पर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है ना, ये बात सही है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, तो ये डिक्रीज होता चला गया। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इनकी, तो ये क्या है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये हमें ध्यान रखना है। तो इतने कैरेक्टर्स को हमें ध्यान रखना है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका अगर बात करें, इनका कम क्यों होता है नीचे जाने पर। पहली बात, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता ही है फर्स्ट ग्रुप का। कारण क्या है, एक बांड बना पाते हैं, एक मेटेलिक बांड बना पाते हैं, तो वो कम मजबूत होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अक्सर कम होता है। ठीक है ना, तो आ जाते हैं वहीं पर थ्योरी करते हैं। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। वहाँ पर और चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पर हमें पता चल गया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन देखते तो वीक मेटेलिक बाइंडिंग दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि एक सिंगल बॉन्ड बनाने की वजह से फर्स्ट ग्रुप में सिंगल बॉन्ड बनाने की वजह से क्या करेगा, ये कम अच्छी मेटेलिक बाइंडिंग शो करेगा, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आ जाते कलर पे ध्यान देना है। देखो एक चीज़ हमने पूरा समझाया है कि जो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप है और हेलोजन का केस है, ये हमें ऐसे याद रखना होगा। देखो हेलोजन क्या, फर्स्ट ए ग्रुप सेकेंड ग्रुप क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है। ठीक है ना, और वापस अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे तो यानी कि अनस्टेबल हो जाएगा, तो गुस्सा हो जाएगा। हमने बोला था क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। और गुस्सा होने का मतलब लाल पीला होना, लाल पीला होने का मतलब कलर देना, यानी कि कलर देगा ये गुस्सा होकर के। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं हैलोजन की, हैलोजन में क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। अगर तुम इलेक्ट्रोनिगेटिव से इलेक्ट्रॉन लोगे तो फिर गुस्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे ये गुस्सा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन इससे तुम निकालोगे, यानी कि कलर ये देगा लाल पीला हो करके। ठीक है ना, तो इससे निकालने में लेकिन क्या करेगा, वापस अगर इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहा है तो फिर कलर नहीं देगा। कुल मिलाकर के ऐसा समझना है, अगर फर्स्ट ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये खुश होता है क्योंकि स्टेबल हो रहा होता है। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट से वापस आ रहा होता है, यानी कि एनर्जी, यानी कि जब हायर एनर्जी लेवल पे होता है तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि लोअर एनर्जी की तरफ जब ये आएगा तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। यानी कि इसको बोलेंगे कि जो इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, उसकी वजह से कलर आता है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं थोड़ा सा, ये क्या किया, कलर कब देगा, हमने बोला इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इससे जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब गुस्सा होगा। यानी कि जब ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में जाएगा तो इसका मतलब क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि लोअर से अगर हायर एनर्जी लेवल में जाना है तभी जा पाएगा जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के कारण एनर्जी कलर देगा। तो इस तरह से हमें दोनों को याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो दिया हुआ है फर्स्ट ग्रुप में कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाता है और वापस कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, द एमिशन ऑफ रेडिएशन इन द विजुअल रीजन गिवन बिलो।
तो ये हमें पता चल गया। फिर हमने एक ट्रिक लिखवाई थी, है ना, क्या लिखाई थी, लेकर, कर का मतलब क्रिम्सन रेड, लेकर नया, नया का मतलब यन से ना, या से मतलब येलो, लेकर नया का वी का मतलब पोटेशियम, वी का मतलब वायलेट, रब आर बी, रब से हमने बोला था रेड ही, इसको याद करना, रब कैसे बेकार, सीजियम कैसे बेकार मतलब ब्लू, बस ऐसे याद कर लेना है। तो लेकर नया, नया कवि, रब कैसे बेकार। अब आ जाते हैं आगे के सिस्टम को समझते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि एल्कली मेटल का जो डिटेक्शन है, यानी डिटेक्ट करना है, तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो फ्लेम टेस्ट करेंगे एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय द फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री के द्वारा या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम लोग डिटेक्ट करेंगे, इसको रटे रहना है। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक बात ध्यान रखना होता है कि जो एल्कली मेटल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि अपने लार्ज साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने के कारण। क्योंकि देखो लार्ज साइज का मतलब ये होता है कि जब अपने पीरियड में बड़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इसका मतलब ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अपने निकाल देगा, निकाल के तुरंत बांड बना लेगा, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन देना है, अगर ये Na है, Cl आया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तुरंत देकर इससे बांड बना लेगा, तो तुरंत रिएक्टिव हो जाएगा। तो रिएक्टिव का मतलब होता है स्मॉल आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और लार्ज साइज, तो एक दूसरे के साथ वो चलते हैं, साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर आ जाते हैं वहाँ पर देखते हैं जो रिएक्टिविटी है वो मेटल की इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही है। अगर लिथियम सोडियम की बात करें, फिर सीजियम की बात करें, तो इस तरह से इसका साइज होगा, इसका साइज इस तरह से होगा, इसका साइज और बड़ा होगा। जब इतना बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब दूर हो गया, वो इलेक्ट्रॉन से दूर हो गया, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इजिली इलेक्ट्रॉन निकाल करके तुरंत रिएक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए मोस्ट मेटेलिक, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, इजिली इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर रिएक्टिव टुवर्ड द एयर की कंडीशन है, यहाँ नॉर्मल है। नॉर्मल कंडीशन पे अगर हम लोग करते हैं तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एयर में सबसे पहले हम लोग को ऑक्साइड जानना होगा, तो O-2 को बोलते हैं ऑक्साइड। O-, अब ये हाफ कर दो इस पे, तो O-1 आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे परऑक्साइड, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर ऑक्साइड, ये बोलेंगे इसको परऑक्साइड। और जहाँ पर ये O-2 यानी कि अब इसको -1/2 कर देना है। एक्चुअली ये हो क्या रहा है, पहले हमें -2 ऑक्साइड हमें पता होता है, इसमें बाई 2 करो तो -1 बचेगा, फिर इसमें बाई 2 करो 1/2 बचेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। ये क्या करता है, O-2 के रूप में ऐसे रहता है, क्योंकि दो ऑक्सीजन अगर जोड़ देते दोनों के -1 -2 यहाँ हो जाएगा, फिर इसके बाद इनको -हाफ जुड़ेगा तो -1 हो जाएगा जब हम दो ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। यहाँ पर याद रखना होगा कि जो लिथियम हुआ करता है वो ऑक्साइड बनाया करता है एयर की प्रेजेंस में, और ये जो सोडियम हुआ करता है वो परऑक्साइड बनाया करता है। बाकी जो पोटेशियम, सीजियम, रूबिडियम और सीजियम जो हुआ करते हैं वो कैसे हुआ करते हैं, रूबिडियम और सीजियम ये क्या बनाया करते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाया करते हैं। कैसे बनाते हैं इसको एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हमें देखना है तो लिथियम जो हुआ करता है, लिथियम जब बनाएंगे तो लिथियम में प्लस चार्ज, क्योंकि एल्कली मेटल जितनी भी होंगे सब में प्लस चार्ज होगा, AO-2 होगा, तो ये बन जाएगा Li2O। अगर हम लोग Na की बात करते हैं प्लस और यहाँ पर O- की बात करते हैं तो ये क्या करता है NaO, लेकिन एक्चुअली लिखा जाता है Na2O2। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये, तो ये हम लोग ऐसे लिखेंगे K+, और यहाँ पर ये जो O-2 ना लिख के हम लोग O2-2 लिखो, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो -1/2 इसको हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, K, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर O हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको सिंपल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, KO2। तो ये क्या हो गया हमारा पोटेशियम का जो सुपर ऑक्साइड है। तो इस तरह से ऑक्साइड पर ऑक्साइड बनेंगे कब, जब एयर की रिएक्शन होगी, ये हमें ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद इसी के बाद एक जो पैराग्राफ है रिएक्शन के बाद लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि जो नाइट्रोजन होता है वो जब एयर के साथ रिएक्ट कराता है तो अपने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराता है तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन की प्रेजेंस में, किसमें, Li3n, लिथियम क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइड, क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन दूसरे जो फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर होते हैं जैसे सोडियम है या फिर हम लोग पोटेशियम की बात करते हैं, ये जब N2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, नाइट्राइड बना लेते हैं, NaNO2 ऐसे बना लेते हैं।
तो इस तरह से याद रखना। ये अभी एबनॉर्मल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बात हम लोग को पढ़नी पड़ेगी। फिर एक क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KO2। तो KO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे इस तरह दिया है क्वेश्चन पे, तो हम लोग को हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन, हमने बोला था ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले प्रोसेस में हमने समझाया था कि हमेशा इसका +1 रखोगे। ऑक्सीजन का चेंज हो सकता है कभी, तो चेंज करा सकते हैं यहाँ पर। ओ यहाँ पर माना x है बराबर 0, तो यहाँ पर वो चला जाएगा 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2 चार्ज हो जाएगा किसका, ऑक्सीजन का। जबकि हमने बोला है कि कभी भी फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप का चार्ज डिस्टर्ब नहीं करना है, रटे रहना, ठीक है ना। सोल्यूशन थोड़ा सा उल्टा दिखाया है, लेकिन हम लोग को पता है कि वो पेरोक्साइड होता है तो उन्होंने पेरोक्साइड के हिसाब से कर दिया, सुपर ऑक्साइड के हिसाब से कर दिया। अब आगे आ जाते हैं, हम लोग को रिएक्टिव टुवार्ड द वाटर चेक करनी है। देखो क्या है, एक रिएक्टिविटी हुआ करती है, हमने बताया था कि वो सीजियम की सबसे ज़्यादा होगी, अभी हमने बताया था क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो यानी कि लिथियम की यहाँ पर डाटा क्या होगी, सबसे कम होगी, ये बात हमें पता चल गई। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इनकी रिएक्शन की, तो यहाँ पर कोई भी मेटल होगी H2O के साथ रिएक्ट करके क्या करती है, यहाँ पर अपना ये मेटल आयन बना लेती है या हाइड्रोक्साइड बना देगी, यानी कि कोई हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोक्साइड बना करके साथ में H2 गैस निकालती है, ये ध्यान रखना है। यानी कि वाटर की प्रेजेंस में ये H2 को प्रोड्यूस करेगी। फिर आगे आ जाते हैं, यहाँ पर अगली जो हेडिंग है रिएक्टिव टुवार्ड द डाइहाइड्रोजन छोड़ देना है, रिएक्टिव टुवार्ड द हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन में जब रिएक्टिविटी हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर को देखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रिएक्टिविटी टुवार्ड द हाइड्रोजन में 2-3 लाइन लास्ट की हैं उनमें ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा है LII क्या होता है, मोस्ट कोवेलेंट लिखा है, और मोस्ट कोवेलेंट के लिए हमने पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग में हमने एक्चुअली इसको बताया है। एक हमने फजांस रूल के लिए एक ट्रिक बताई है IAS, इससे आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर हम पूरा एक बार में क्लियर कर लेते हैं। I का मतलब होता है आयनिक कैरेक्टर, A का मतलब जो एनायन है उसका साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, इसका मतलब कैटायन क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ये अपोजिट कर देना है। इसी तरह से अगर कोवेलेंट की बात करेगा तो कोवेलेंट के लिए यहाँ पर क्या ध्यान देना है, जो एनायन हुआ करता है इसके अपोजिट करो, वो लार्ज होना चाहिए। एनायन कैसे होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, और कैटायन क्या होना चाहिए, इसके अपोजिट स्मॉल होना चाहिए। अब देखना है यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर। अब इस पर देखो, अगर LI की बात करो तो थोड़ा सा एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि जो लिथियम है ये सबसे छोटा क्या है, कैटायन है, और आयोडीन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में सबसे बड़ा आयनायन है। आयनायन बड़ा, आयनायन लार्ज, और कैटायन क्या, स्मॉल, बेस्ट कोवेलेंट। क्लियर। तो ये हर ग्रुप में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये IAS की ट्रिक हर जगह अप्लाई होगी, हर चैप्टर में अप्लाई होगी। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग नेचर की बात कर लेते हैं। देखो रिड्यूसिंग नेचर में सीधी सीधी बात है, रट लो क्या, कि जो लिथियम हो करता है वो मोस्ट रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। कारण क्या होता है उसका, क्योंकि उसके पास हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये रट लेना है। फिर इसके बाद आगे जो एक क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें पहले SRP देखनी होती है। जैसे यहाँ पर Cl2 Cl- है, और फिर एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, चलो हम Li प्लस से Li दिया है। एक्चुअली ये देखो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से माइनस में जा रहा है, और प्लस से एक्चुअली इनका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन का मतलब इनका SRP दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, SRP, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। और कहते हैं जितना ज़्यादा SRP होता है, यानी कि जितना ज़्यादा SRP होता है उतना हम लोग बोल सकते हैं उसका क्या, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर देखते हो तो लिथियम का सबसे ज़्यादा है, फिर सोडियम का है, फिर I- का है, फिर Ag का है, फिर Cl- का है। एग्जाम में ध्यान देना, ये रिड्यूसिंग नेचर देखने के लिए SRP देखना है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तभी देखना। अगर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है तो उसको तुम चेंज कर सकते हो, उल्टा करके माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कर देना और देख लेना। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया की हेडिंग दी है, वहाँ पर क्या पढ़ना है, जब हम लोग किसी मेटल को, फर्स्ट ग्रुप के मेटल को हम किसी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, उसका मोल इन्होंने इस तरह से डिसाइड किया है। अमोनिया का उन्होंने मोल लिया है, उस मोल को X और Y में डिवाइड कर दिया है। एक्चुअली इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेटल क्या करेगा, अभी अपने आप को ऑक्सीडाइज करके M+ और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो एक मोल X है या
कोई भी इसमें जोड़ सकता है। हालांकि चलो मेटल के साथ उन्होंने x मोल अमोनिया को जोड़ा है और इस इलेक्ट्रॉन के साथ y मोल अमोनिया को जोड़ा है। अब देखते हैं कैसे जोड़ा है इन्होंने। देखो रिएक्शन वहाँ पर सब कुछ देखो, अमोनिया पे ऐसे जुड़ करके x मोल और इस पर मेटल का यहाँ प्लस चार्ज, क्योंकि अमोनियम कोई चार्ज होता नहीं है तो इसलिए केवल मेटल का चार्ज होगा ऊपर से। जब इलेक्ट्रॉन के साथ ये जुड़ता है तो ये NH3 का हमने माना y मोल जुड़ता है, इस पर चार्ज आएगा माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से वहाँ पर कलर होगा और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, और कलर कैसा होगा, ब्लू कलर होगा। तो वहाँ पर पढ़ के देखोगे तो क्या है, एनर्जी इन द विजुअल रीजन ऑफ द लाइट, क्यों, एब्जॉर्प्शन के कारण, तो ब्लू कलर होगा। अच्छा देखो ये फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पर जो हमने देखा है कि जो मेटल है वो कलर कब दे रहे थे, जब हम लोग देख रहे थे वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके नीचे आ रहे थे, यानी कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे, इसका मतलब इमिट कर रहे थे। तो मेटल इमिशन पे अपने कलर को देते हैं जबकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के कारण कलर आता है ब्लू कलर है, और कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, ये बात है। लेकिन अगर ये कुछ देर तक ऐसे ही पड़ा रहे तो ये जो ये मेटल है वो क्या करेगी, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके, और ये इलेक्ट्रॉन अलग होकर के क्या करेगा, ये मेटल अमोनिया के साथ बन के एमाइड बना लेगी, MnH2 हो जाएगा, और साथ में H2 जो होता है, H2 गैस निकल जाती है, ये एमाइड बन जाता है। तो याद रखना है जो कलर ब्लू है अब कैसा कलर हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, और जो पैरामैग्नेटिक नेचर था अब वो कैसा हो जाता है, डाया मैग्नेटिक नेचर हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना है। अब आ जाते हैं यूजेस, देखते हैं वहाँ पर यूजेस की कहानी में जो हमें देखना है वो फिलहाल इस तरह से देखना है, कुछ पॉइंट ही केवल हमें उस पर टिक करने हैं। तो देखो दूसरी लाइन पे लिखा है, जब लिथियम को हम लोग लेड के साथ मिला देते हैं, तो इसको बोल देते हैं हम लोग व्हाइट मेटल। क्या बोल देते हैं, व्हाइट मेटल। फिर इसके बाद वहाँ पर आगे दिया गया है, ये जो व्हाइट मेटल है वो कहाँ यूज की जाती है, जब एल्युमिनियम के साथ इसको छोड़ सकते हैं। आगे दिया है आर्मर प्लेट में मैग्नीशियम एल्युमिनियम का यूज करते हैं, और लिथियम को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज करते हैं। और लास्ट की 2 लाइन यूजेज के उस पेज में दिया है, लिक्विड जो सोडियम मेटल होती है कूलेंट की तरह यूज होती है जब लोग फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं। फिर आगे कुछ अगले पेज में आ जाओ तो कुछ खास इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो KCl क्योंकि फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, ये याद कर रहे हो बिल्कुल 100%। और जो KOH हुआ करता है ये क्या करता है, सॉफ्ट सोप बनाने में मदद करता है, साथ में ये CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। फोटोसिंथेसिस में हम लोग इसको पढ़ते हैं, KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। फिर इसके बाद एक चीज़ और है, सीजियम क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल हुआ करती है उससे हम लोग यूज करते हैं। फिर आगे आ जाओ, जनरल जो वहाँ पर अब केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको देखना है हम लोग को एल्कली मेटल के, तो वहाँ पर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की बात किया है। तो देखो एक बात यहाँ पर है, एयर के साथ रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था, एयर के साथ ऑक्साइड पर सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जब मेटल हो लिथियम और उसको क्या करा जाए, एयर के साथ रिएक्शन कराई जाए, देखो एयर के साथ रिएक्शन कराई जाए लेकिन हीट कर दिया जाए, यानी कि सोडियम को अगर एयर के साथ हीट करा जाए और फिर इसके बाद पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, एयर के साथ रिएक्शन कराया जाए हीट करा करके, तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि ये ऑक्साइड तो बनाएगा ही, और ये क्या बनाता है अभी, Na2O2 पर ऑक्साइड बनाता है, और ये KO2 टाइप का या MO2 टाइप का बनाता है, तो इसको हमने बोला था ये सुपर ऑक्साइड टाइप का बनाता है। लेकिन जब हीट कर देते हो तो इन पे दबाव आ जाता है। हमने इसको क्लास में अच्छे समझाया था कि कैसे, मतलब गर्म कर दिए तो बेचारा ऑक्साइड देता है, लेकिन मारे डर के गर्मी के कारण क्या करने लगता है, थोड़ा सा क्या बनाने लगता है, अपने नीचे वाले का परऑक्साइड, थोड़ा बहुत परऑक्साइड बनाएगा। ये क्या करेगा, ये डर के मारे परऑक्साइड तो बना ही रहा था, नीचे वाले का सुपर ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, सुपर ऑक्साइड बना देगा, बाकी ये तो सुपर ऑक्साइड बना ही रहा है। फिर आगे आ जाओ, ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की हेडिंग में ही इस कहानी के बाद एक चीज़ लिखी है, हम लोग अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, किसके, पर ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस साल के लिए, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं स्टेबिलिटी में, तो कहते हैं कि जैसे जैसे साइज का मेटल इंक्रीज करेगा, साइज ऑफ मेटल इंक्रीज करेगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, जो सीजियम है और रुबिडियम है और ये पोटेशियम है, सोडियम है, ये आर्डर है कि इनके परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के आर्डर जो है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ, सीजियम की तरफ जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अच्छा उसका कारण भी उन्होंने दिया, लैटिस इंथैल्पी, और लैटिस इंथैल्पी का मतलब ये होता है लार्जर साइज ऑफ कैटायन स्टेबलाइज बाय लार्जर साइज ऑफ एनायन। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी
और स्टेबिलिटी का कारण क्या होता है, छोटा कैटायन छोटा एनायन मिलके स्टेबल होते हैं, बड़ा कैटायन बड़ा एनायन मिलके स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। फिर नीचे एक रिएक्शन दी गई है, इनके ऑक्साइड लिथियम ऑक्साइड बनाता है, Na2O2 सोडियम क्या बनाता है, पराक्साइड बनाता है, जबकि KO2 या MO2 टाइप की जो दूसरी मेटल हैं, अगर इनको हम लोग पानी में डाल दें तो इनका बिहेवियर चेक करना है हमको। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये आयन का फॉर्मेशन करेगा, या आयन का फॉर्मेशन करेगा, आयन का फॉर्मेशन करेगा, OH माइनस है, OH माइनस है, ये हाइड्रोक्साइड तो बनाएंगे ही बनाएंगे, कोई डाउट नहीं है, MOH हम बोल सकते हैं, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये क्या बना लेगा साथ में H2O2। देखो जो सोडियम पराक्साइड है Na2O2 है वो हाइड्रोजन पराक्साइड को बनाता है, रटे रहना है, लेकिन ये जो सुपर ऑक्साइड वाले हैं ये तो पराक्साइड यानी हाइड्रोजन पराक्साइड को बनाएगा ही, साथ में एक ऑक्साइड को और बना देगा, जिससे एक ऑक्साइड जो हाइड्रोजन पराक्साइड, दूसरा केवल ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, तो इसको बोल सकते हैं सुपर ऑक्साइड में ये बनेगा, दो ऑक्सीजन यानी दो ऑक्साइड का मटेरियल है। तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा, इसमें OH केवल हाइड्रोक्साइड, इसमें साथ में पराक्साइड, इसमें पराक्साइड के साथ साथ क्या हो जाएगा ऑक्साइड। तो ये और फिर ये आगे अपना कॉमन होता चले, एक एक स्टेप एक एक चीज़ बढ़ाते जाओ, पहले क्या हाइड्रोक्साइड, फिर H2O2, फिर O2, फिर आगे आ जाते हैं हम लोग कलर की बात करते हैं। नीचे इस रिएक्शन के नीचे दिया गया है, कलर में क्या दिया गया है कि जो पराक्साइड होते हैं और ऑक्साइड होते हैं कलरलेस होते हैं, लेकिन सुपर ऑक्साइड का कलर अभी कर पूछा जाए, सुपर ऑक्साइड का कलर कैसा बताओगे, येलो और ऑरेंज। तो इस तरह से हम लोग देख लेना है। और हम लोग नीचे आ जाते हैं KO2 पैरामैग्नेटिक। अब देखो KO2 की अगर बात करते हैं, KO2 को हम लोग O2 माइनस लिख देते हैं, और हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में कायदे से बताया गया है कि O2 माइनस, O2 डबल माइनस, O2 प्लस, O2 डबल प्लस, कैसे कैसे ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, वहाँ से हम लोग देख लेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग एक हैलाइड की हेडिंग है, हैलाइड की हेडिंग में बहुत अच्छी बात लिखी गई है। पहले पैराग्राफ में कुछ नहीं पढ़ना, दूसरे पैराग्राफ में हम लोग को पढ़ना है LIF और क्या CSI। अगर इन दो की चर्चा कर लेते हैं तो LIF और CSI ये दोनों बहुत स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट इसमें ये बोल दिया जाता है कि ये जो कैटायन आयनाइन है ये क्या करते हैं, ये स्मॉल कैटायन स्मॉल आयनाइन स्टेबलाइज, यानी कि लार्ज कैटायन लार्ज आयनाइन स्टेबलाइज। लेकिन कारण एक अलग हमें देना है जो एग्जाम के दिन, वो ये है कि ये मोर स्टेबल तो होगा ही होगा, लो सॉल्युबिलिटी होगी इसकी, जब लो ये स्टेबल होगा तो लो सॉल्युबल भी होगा, ठीक है ना, और ये भी स्टेबल होगा तो ये भी लो सॉल्युबल भी होगा, सॉल्युबल होगा, जल्दी घुलेगा नहीं क्योंकि स्टेबल है, ये ठीक है। लेकिन अब देखो रीजन इसमें क्या क्या देना है, इसमें हाई लैटिस इंथैल्पी देना है आंसर, और इसमें क्या देना है, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी देना है, सॉरी लो हाइड्रेशन इंथैल्पी, क्या देना है, लो हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब देखो यार एक बात बताते हैं हम, ये कॉन्सेप्ट लैटिस इंथैल्पी हाइड्रेशन इंथैल्पी का बात समझ लो। देखो अगर कोई कंपाउंड सॉल्युबल है तो इसका मतलब उसका हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा है, यहाँ पर लो सॉल्युबल है इसका मतलब हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है, कम, ठीक है ना। और अगर किसी की लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा होती है तो वो भी कम सॉल्युबल होता है। तो देखो एक्चुअली अब देखो यानी कि किसी को लो सॉल्युबल करना है तो दो तरीके होते हैं, एक लैटिस इंथैल्पी हाई कर दो और या हाइड्रेशन इंथैल्पी कम कर दो। तो नीचे वाले में हाइड्रेशन इंथैल्पी को कम किया गया है, ऊपर वाले लैटिस इंथैल्पी को ज़्यादा किया गया है। हमने बताया था कि नीचे जो सीजियम आयोडाइड है वो नीचे होते हैं, और जो हाइड्रेशन यानी पानी होता है वो नीचे हमेशा गिरता है नीचे की तरफ, इसलिए हाइड्रेशन इंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट नीचे वाले में लगाना और लो लगा देना, क्योंकि सॉल्युबल कम करना स्टेबल ज़्यादा करना है, लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा कर देना, लो सॉल्युबल कर देना, स्टेबल ज़्यादा कर देना LIF के केस में। क्लियर। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ जो साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड है, यार देखो साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड की बात करते हैं। देखो साल्ट ऑफ ऑक्सी, अब देखो पहली बात ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, जैसे अगर H2SO4 ले लें, H2SO ले लें, H2SO4 ले लें, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर अगर इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो ये OH और ये OH और ये क्या होता है डबल बॉन्ड O। अभी क्या करते हैं, एक H+ निकाल के यहाँ पर क्या बना ले, साल्ट बना ले, तो ये क्या बन गया, एक तो ये साल्ट बन गया और अभी एक H+ है देने के लिए तो एसिड बन गया, तो इसको बोलते हैं एसिडिक साल्ट बोलते हैं, पहली बात ये। और क्योंकि ये ऑक्सीजन वाला है तो इसको बोलते हैं कौन सा, साल्ट ऑफ
हेडिंग जो पड़ी है उसी को लिखने वाले हैं, साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। इस तरह से हम लोग साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड को समझ लेते हैं। फिर अब इसमें सब कुछ अपना पढ़ डालना है, जो जो पढ़ना है वो सब अपना देख डालो। लेकिन यहाँ पर लास्ट में दो बातें लिखी गई हैं। जो लिथियम का कार्बोनेट होता है Li2CO3, अकेला ऐसा बेचारा कार्बोनेट होता है जो हीट करने पर तुरंत अपने आप को तोड़ करके Li2CO2 चला जाता है, यानी कि अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल। जबकि दूसरे जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इसी तरह क्या होता है, LiHCO3 के बारे में, लिथियम बाइकार्बोनेट के बारे में भी चर्चा करेंगे जब एबनॉर्मल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, एनामलस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये दो बातें वहाँ पढ़ना है, साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड में, और कुछ नहीं। फिर आगे आ जाते हैं एनामलस प्रॉपर्टी आप लिथियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, एनामलस प्रॉपर्टी की जो पहली पॉइंट है उसको देखना है, वहाँ एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ द एटम। देखो, लिथियम एनामलस प्रॉपर्टी क्यों शो करेगा, तो पहला पॉइंट रखना है साइज बहुत स्मॉल होता है। दूसरा क्या है, हाई पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर का मतलब पहले समझ लो। पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है कि पोलराइजिंग पावर का मतलब ये होता है कोवैलेंट कैरेक्टर। क्या होता है? कोवैलेंट कैरेक्टर। और कोवैलेंट कैरेक्टर हमने अभी प्रूव किया है कि जो इसका जो, आ जाओ अच्छा दिखाई देते हैं पूरा, ये लिथियम की बात करते हैं, स्मॉल कैटायन है। और हमने बोला है कि ये अभी सीधे रख लो यार, हाई पोलराइजिंग पावर। इसके बाद क्या है, एज ए रिजल्ट देयर इंक्रीज्ड कोवैलेंट कैरेक्टर। और हमने बोला पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ये हम लोग को पता है। फिर देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो हमें रटने हैं नीचे। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल वेरी इंपॉर्टेंट होता है। पहला पॉइंट क्या है, लिथियम इज मच हार्डर। देखो पहले हम बता दें एक बात, जो लिथियम हुआ करता है ये स्मॉल साइज का हुआ करता है। अब ये अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ, तो ये क्या करता है, बॉन्ड जब बनाता है तो पास होता है, क्लोज होता है। और जब क्लोज होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हार्डर ज़्यादा हो जाएगा। लिथियम क्या हो जाएगा, हार्ड ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उसका जो मेटेलिक बॉन्डिंग है औरों से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो जो पहला पॉइंट है, लिथियम इज मच हार्डर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन द अदर एल्कली मेटल। हमने बोला था नीचे जाने पर क्या होते चली जाती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घटती चली जाती है। दूसरा है, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव। एक बात याद रखना, ये रिएक्टिव कम है, सीजियम ज़्यादा है रिएक्टिव, लेकिन इसकी क्या है, जो रिड्यूसिंग नेचर है वो सब ज़्यादा होती है। और फिर यहाँ पर दिया गया है, लिथियम जो हुआ करता है वो Li2O बनाता है, ऑक्साइड बनाता है और एयर की प्रेजेंस में, और नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, ये हमने बता दिया। देखो एयर में O2 और N2 दोनों होती है, इसलिए एयर में Li2O ऑक्साइड भी बन सकता है, Li3N नाइट्राइड भी बन सकता है। तो ये बात हो गई, जबकि दूसरे ऐसा नहीं बना रहे थे, हमने पढ़ा था। फिर LiCl जो कंपाउंड हुआ करता है डेलिक्विसेंट नेचर का हुआ करता है, और LiCl.2S2 ग्रुप में रहा करता है, हमने पढ़ लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्थ नंबर पॉइंट में लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमने बोला था कि जो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ करता है वो अनस्टेबल हुआ करता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये नहीं पाया जाएगा। ये तुरंत टूट करके पहले Li2CO3 में चला जाता है, और जबकि दूसरे जो कंपाउंड होते हैं, यानी दूसरे बाइकार्बोनेट हुआ करते हैं फर्स्ट ग्रुप के, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे की बात करते हैं, तो वहाँ पर कुछ रिएक्शन दी गई हैं, सीधी सी बात है, फिर से वही रिएक्शन लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं देखते हैं, कि जो LiNO3 है, ये जब लिथियम नाइट्रेट है, जब इसको हम हीट करते हैं तो Li2O में चला जाता है, या NO2 में चला जाता है, O2 में चला जाता है। लेकिन जो NaNO3 है, यानी दूसरा सोडियम नाइट्रेट है, इसको जब हीट करते हैं तो ये NaNO2 में रहता है, और क्या रहता है, O2 में। तो ये हमें ध्यान रखना है, NaNO2 हमेशा बनाएगा, और इधर क्या NO2 गैस बना देगा, तो ये ऑक्साइड बनाता है और NO2 साथ में गैस बना देता है। ये रटे रहना है हम लोग को। फिर इसके बाद आ जाते हैं कुछ, हम लोग अभी जब डायगोनल रिलेशनशिप वाले कैरेक्टर को पढ़ा था तो हमने बताया था कि जो लिथियम हुआ करता है ये मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप करा करता है, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर इसके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो उसमें पहला पॉइंट दिया है, उसमें क्या, बोथ लिथियम मैग्नीशियम हार्डर एंड लाइटर देन द अदर एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप, ये याद कर लेना है। फिर सेकंड में क्या लिखा है, लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट सोली विद द वाटर के साथ दोनों क्या होंगे, स्लो रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। और नीचे उसी सेकंड पॉइंट के नीचे लिखा है दोनों नाइट्राइड बनाएंगे, Li3N और Mg3N2। सीधे फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं, जो कार्बोनेट होता है लिथियम का मैग्नीशियम का, ये तुरंत डिकम्पोज हो जाते हैं, अभी हमने बताया, और क्या, ऑक्साइड और CO2 बना देते हैं।
फिर इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है 6 नंबर का, उसको पढ़ना है। यहाँ पर जो LiCl था डेली क्वेश्चंट, उसी तरह MgCl2 भी डेली क्वेश्चंट रहेगा, लेकिन जो वाटर यहाँ पर रखने की कंडीशन LiCl.2H2O, MgCl2.8H2O। अभी से हम बता दें सेकेंड ग्रुप जब पढ़ाएंगे तो सेकेंड ए ग्रुप में जब ये बात बोलेंगे कि जो सेकेंड ए ग्रुप हुआ करता है वो अपनी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा रखा करता है। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि साइज एक्चुअली यहाँ पर लिथियम का साइज अगर बात करें बेरिलियम से तो ये साइज लिथियम का ज़्यादा होता है, और जितना छोटा साइज होता है उतना अच्छा हाइड्रेशन एंथैल्पी शो करता है, इसलिए सेकेंड। इसीलिए यहाँ पर जो MgCl2 है वो अपने साथ कितना हाइड्रेट 8H2O ज़्यादा मतलब रख लिया है, इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। अब आ जाते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट के बारे में चर्चा करते हैं। देखो सोडियम कार्बोनेट को बनाना है तो उसको हम लोग साल्वे प्रोसेस का यूज करते हैं। देखो साल्वे प्रोसेस में जो हम लोग को बेसिकली तो 2 पॉइंट में बहुत कायदे से रखना, पहली बात तो रिएक्शन का, और दूसरा यहाँ पर जो Na2CO3 तो हम बना लेते हैं, लेकिन कभी पूछा जाए K2CO3 क्यों नहीं बना पाते, तो उसके बारे में बहुत ढंग से मैं चर्चा करनी है। देखो क्या है, इसमें 2 अमोनिया लेते हैं और H2O लेते हैं, CO2 लेते हैं। तो सबसे पहले ये अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट बना लेता है। फिर इस अमोनियम कार्बोनेट को जब हम लोग क्या करते हैं H2O और CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बना देता है 2NH4HCO3, और फिर NH4HCO3 जब रिएक्ट करता है NaCl के साथ तो ये क्या करता है, ये NH4Cl बना देता है, और क्या करता है ये NaHCO3 बना लेता है। अब देखो यहाँ पर जो NaHCO3 बना है हमारा, इसको क्या कर देना होता है, हीट कर देना होता है, तो ये Na2CO3 निकल जाएगा, CO2 बन जाएगा और H2O बन जाया करता है। समझ में आया ये बात? फिर इसके बाद अगर हम लोग NH4Cl की बात करते हैं जो ये बना करता है, इसको हम क्या करा करते हैं CaOH के होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो ये क्या करा करता है, अमोनिया बन जाया करता है, साथ में CaCl2 बना करता है। इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, बाई प्रोडक्ट बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, बाई प्रोडक्ट बोला करते हैं। तो एक तो ये यहाँ का काम खत्म हो गया। अब बेसिक जो हमें पढ़ना है, इसकी रिएक्शन को पहले रट लेना है। तो इसकी रिएक्शन को रटने के लिए इस बात को ध्यान रखना है, पहले अमोनिया वाटर CO2 नाइट्रोजन है ना, और ऑक्सीजन और CO2 के कॉन्सेप्ट को हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो ये आपस में जुड़कर अमोनियम कार्बोनेट बना लेंगे। अमोनियम कार्बोनेट फिर से CO2H2, देखना H2O CO2 H2O CO2 दोबारा दिया गया, यानी अमोनिया को पहले एक बार H2O CO2 खिलाओ पिलाओ, जब अमोनियम कार्बोनेट बना दो फिर से CO2 H2O खिलाओ पिलाओ, और फिर NH4 यानी अमोनियम बाइकार्बोनेट बना दो। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को NaCl के साथ रिएक्शन करा दो। अब देखो ये NH4HCO3 माइनस हुआ करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो H+ है ये रिएक्शन किसके साथ, माइनस के साथ कर जाएगा, तो NH4Cl बन जाएगा और NaHCO3 बन जाएगा। तो ये हमें समझ में आएगा। तो सबसे बड़ी बात है H2CO2 को 2 बार खिलाना पिलाना है, एक बार अमोनिया को खिला करके अमोनियम कार्बोनेट बना दो, फिर फर्दर इस अमोनियम कार्बोनेट को फिर से तुम इसी रिएक्शन को करा करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बना दो NaCl के साथ NH4Cl, और इस तरह बाई प्रोडक्ट यहाँ बना लो, और ये NaCO3 Na2CO3 बना देगा, हमारा काम हो गया। यहाँ पर NaCO3 के बारे में एक बहुत खास पॉइंट को याद रखना है। ये जो हुआ करता है लेस सॉल्युबल हुआ करता है और प्रेसिपिटेट बना देता है। समझना, ये लेस सॉल्युबल होगा, यानी कि कोई सॉल्यूशन है वहाँ पर ये सॉल्युबल नहीं है तो नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। इसका मतलब NH4Cl को और इनको सेपरेट करना आसान है, क्योंकि ये नीचे बैठ जाएगा। सेपरेट करना आसान है तो इसको क्या करेंगे, छान के अलग करके हम लोग Na2CO3 बना देंगे। अब सुनना, लेकिन इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करते हैं KHCO3 की, यानी कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट की बात कर लेते हैं, तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो हुआ करता है ये सॉल्युबल हुआ करता है। वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल हुआ करता है। जब वाटर में सॉल्युबल होगा यानी कि वहाँ पर सॉल्युबल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, इसका मतलब इसके साथ। तो कुल मिलाकर के हम ये बता सकते हैं यहाँ पर कि KHCO3 सॉल्युबल होने के कारण यहाँ पर K2CO3 नहीं बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में ये जो
Na2CO3.10H2O हुआ करता है, इसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। हीट करने पर पहले ये मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है और मोनोहाइड्रेट का टेम्परेचर हमें याद करना पड़ेगा कितना, 375। तो रिएक्शन सीधे देखो यहाँ पर, तो Na2CO3.10H2O है 375 केल्विन पर, Na2CO3.1H2O बन गया। इसके बाद फिर फर्दर देखो, इसको जब ज़्यादा कर देते हैं 373 केल्विन के ऊपर कर देते हैं तो इसको बोल देते हैं Na2CO3। इसको कंडीशन बोलते हैं, एक पाउडर के रूप में हो जाएगा तो इसको बोलेंगे सोडा ऐश। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी लिखी गई है। जब सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का जो कार्बोनेट आयन होता है वाटर के साथ रिएक्शन करके HCO3 माइनस बना देता है, साथ में OH माइनस, और ये कैसा होता है, बेसिक सोल्यूशन हुआ करता है, तो ये ध्यान रखना OH माइनस बनने के कारण। फिर इसके बाद इसके यूज की बात कर लेते हैं। तो यूज में क्या हमें पढ़ना है कि ये सॉफ्ट वाटर को सॉफ्टनिंग कराने में मदद करेगा, लॉन्ड्री कहीं कपड़ा धुलने में मदद कराएगा, क्लीनिंग कराने में, ग्लास, सोप, बॉक्स और कास्टिक सोडा बनाने में मदद करेगा। तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट कौन इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl को देखते हैं। तो NaCl कहाँ से मिलता है हमें, समुद्र के पानी से, और उसमें कितना होता है 2.7 से 2.9% बाई मास होता है। और ये हम लोग समुद्र के पानी को इवापोरेशन करा करके निकाल सकते हैं NaCl को, इसको ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं। यूजेस में सीधे आ जाओ, कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट इसको बोलते हैं। और ये जो प्रिपरेशन कराने में मदद करेगा Na2O2, NaOH और Na2CO3 में। कुल मिला के जो Na जहाँ से आएगा वो हमेशा NaCl से आएगा, चाहे Na2O2 में हो, चाहे NaOH में हो, चाहे Na2CO3 में हो। आगे आ जाओ, अगली हेडिंग में जो दिया गया है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा NaOH, इस पे पहले याद रखना है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के द्वारा उसमें जो सेल यूज करते हैं कैस्टनर केल्नर सेल यूज करते हैं। यहाँ पर जो मरकरी हुआ करती है उससे कैथोड बनाते हैं, जो कार्बन हुआ करता है उससे एनोड बनाए करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। कैथोडिक रिएक्शन वहाँ पर देखो थोड़ा सा, कैथोड की क्या है Na+ यानी कि सोडियम एमल्गम का फॉर्मेशन होगा कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, और ये सोडियम एमल्गम की जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो NaOH मरकरी और H2 गैस लिबरेट हो जाती है। और ये व्हाइट कलर का ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड होगा, कौन, NaOH। याद रखना है इसको। एक लास्ट लाइन यहाँ पर सबसे नीचे दी गई है उसी पेज में कि जो NaOH हुआ करता है ये जब रखा रहता है किसी कंटेनर में तो अपने सरफेस में CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या Na2CO3 बना देता है। फिर आगे यूजेस में आ जाओ, तो यूजेस में ये क्या करता है, सोप बनाने में मदद करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड में मदद करता है, और एक तरह से लेबोरेटरी रीजन की तरह काम करता है बस। फिर आता है सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोल देते हैं। तो ये क्या करा करता है, देखो क्या होता है, केक पेस्ट्री जब हम बनाया करते हैं तो वहाँ पर इसी को डाल देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है ये CO2 लिबरेट करा करता है, जिसकी वजह से उस केक में पफी नेचर पैदा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको याद कर लेंगे। और साथ में एक Na2CO3 की रिएक्शन H2O के साथ यहाँ दी गई है CO2 के साथ, और ये क्या बना लेता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी AHCO3। अच्छा, अभी हमने एक रिएक्शन अभी याद की थी किसके साथ, जब अमोनियम कार्बोनेट था NH4 का होल ट्वाइस CO3, किसमें, साल्वे प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो साल्वे प्रोसेस में अमोनियम कार्बोनेट था, जब इसमें हमने H2O CO2 की रिएक्शन की थी तो ये कार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो गया था, अमोनियम बाइकार्बोनेट में NH4 HCO3। सेम रिएक्शन है, देख लो, है ना। तो इस तरह से कार्बोनेट में जब CO2 H2O और देते तो बाइकार्बोनेट हो जाता है। फिर इसके बाद एक बहुत अच्छी कहानी लिखी गई है वहाँ पर कि जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा हुआ करता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक हुआ करता है, स्किन इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है, और आग बुझाने का काम करता है यानी फायर एक्सटिंग्विशर। फिर इसके बाद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में पोटेशियम के बारे में केवल एक बात याद रखना है कि पोटेशियम आयन जो होता है मोस्ट अबंडेंट कैटायन होता है हमारे सेल के फ्लूइड में। तो इतना ही हमें चैप्टर में पढ़ना है। अगला हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ग्रुप। थैंक यू।